नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः इस चैनल पे स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 11 की पार्ट 1 की 5वीं जो यूनिट है उस पे चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सामाजिक अनुसंधान की विधियां, रिसर्च मेथड। तो ये एक अलग टाइप का टॉपिक है हमारा, जो एनसीईआरटी के में दिया गया है, कक्षा 11 में भी दिया गया है और 12 में भी दिया गया है। कुछ क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि क्या सर ये पीजीटी के एग्जाम में, चाहे बीपीएससी का हो, आरपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, किसी का हो, तो क्या उसमें ये टॉपिक आता है? अब मुझे नहीं पता, जिसका सिलेबस में दिया है वो तो कन्फर्म है नहीं होता है। कक्षा 11 में भी ये रिसर्च का टॉपिक है और कक्षा 12 में भी है, तो मेरे हिसाब से तो ये श्योर आएगा ही आएगा, क्योंकि पीजीटी को कहाँ पढ़ाएंगे, कक्षा 11 और 12 को तो पढ़ाना है ना, तो वहीं ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो आज हम कुछ बेसिक अवधारणाएं हैं सोशल रिसर्च की, और सोशल रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जो केवल समाजशास्त्र में नहीं बल्कि समस्त प्रकार के सामाजिक विज्ञानों में, चाहे वो राजनीति विज्ञान है, चाहे वो इतिहास है, चाहे भूगोल है, चाहे और कोई विषय है, क्योंकि अगर जिसके साथ विज्ञान लगता है तो विज्ञान ऐसे ही नहीं बनता। विज्ञान के लिए अनुसंधान जरूरी है। अनुसंधान की जो विधियां हैं, जो चरण हैं, इनसे गुजरना जरूरी है, तभी कोई विषय विज्ञान बनता है। और आजकल तो हर चीज के अंदर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इस क्लास में फील्ड वर्क, सर्वेक्षण, इंटरव्यू, प्रश्नावली, सैंपलिंग, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स, बेसिक टॉपिक हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपकी जो भी क्यूरीज है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इस क्लास के अंत में उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अनुसंधान किसे कहते हैं, क्योंकि अनुसंधान से ही सामाजिक अनुसंधान बना है, रिसर्च से ही सोशल रिसर्च बना है। तो देखो, अनुसंधान या अनुसंधान के तरीके या विधियां, ये जरूरी है समाजशास्त्र के लिए भी और अन्य के लिए। क्योंकि विज्ञान की हम बात करें, समाजशास्त्र, शास्त्र यानी विज्ञान, समाजशास्त्र को हम विज्ञान क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण है। राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान क्यों है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब विज्ञान क्यों हैं, ये बेसिक प्रश्न है। तो विज्ञान होने के लिए वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक कार्य विधि सबसे महत्वपूर्ण है। जिस किसी भी विषय का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है तो वो विज्ञान है, चाहे फिर वो नेचुरल साइंस है जिसमें हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी को लेते हैं, फिर या सोशल साइंस है, सब में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग है वो किया जाता है। और इस वैज्ञानिक विधि से ही एक समाजशास्त्री और एक सामान्य व्यक्ति में अंतर होता है। एक सामान्य व्यक्ति है वो एक कल्पना को, एक अफवाह को सही मान लेगा, लेकिन एक समाजशास्त्री मात्र किसी कल्पना को, मात्र किसी अफवाह को, मात्र किसी सुझाव को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक वैज्ञानिक पद्धति से उसको सिद्ध नहीं किया जाए। तो छोटा सा अर्थ है, समझ लेते हैं, उसके बाद में मुख्य रूप से हम क्या करेंगे, फिर हम फील्ड जो वर्क है, क्षेत्रीय कार्य है, उससे करेंगे। प्रश्न है वो यहीं से बनते हैं। अगर आप, मैं बीच बीच में बताता रहूंगा कि प्रश्न कहां से आएगा, प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन साथ साथ में प्रश्न के लिए ये समझना जरूरी है। अगर ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आ जाएगा। मैं बीच बीच में बताने का प्रयास करूंगा। वैसे ये रिसर्च, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो हम नाम से तो सारे ही जानते हैं। री यानी, री का अर्थ क्या होता है, बार बार, और सर्च करना, खोजना, बार बार खोजना, यानी किसी भी तथ्य को जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसके कार्य कारण संबंधों को जानने के लिए। कोई घटना होती है वो ऐसे नहीं होती है, कोई भी घटना होती है
दिन बनता है, रात बनती है, बारिश होती है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं होता है। गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है, अमीरी होती है, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं होता है। इनके पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं। यानी प्रत्येक घटना के पीछे जो कारण होते हैं उनको खोजना है। अगर खोजना है तो हमें तब तक खोजना है तब तक उसके सही कारण नहीं मिल जाते। तो बार बार खोजा जाता है, फिर कारणों को ज्ञात प्राप्त किया जाता है। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, इसकी परिभाषा देखें, तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति या पहले से विद्यमान ज्ञान की परीक्षा के लिए तो हम खोज क्यों करते हैं? ताकि कोई नया ज्ञान हमें मिल सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गरीबी का कारण क्या है, हमें कारणों को खोजना है। अब आप क्या कहोगे गरीबी का कारण है? एक व्यक्ति क्या कहेगा, गरीबी क्यों है? क्योंकि व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो गरीब है, और जो काम करना चाहता है वो गरीब नहीं है, यही बात कहोगे। लेकिन ऐसा नहीं है। एक मजदूर सबसे ज्यादा काम करता है, 10 घंटे 12 घंटे काम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब वही होता है। एक अमीर, एक भूमिपति, भूस्वामी, वो काम नहीं करता है, बहुत कम काम करता है, लेकिन वो सबसे अमीर वही होता है। तो ये कारण नहीं है, कारण कुछ और है। तो उनको खोजने के लिए समाजशास्त्री है वो रिसर्च का प्रयोग है वो करते हैं। तो नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोई पहले से ज्ञान है, उसकी परीक्षण के लिए क्या वो अभी भी सही है या गलत है, तो इसके लिए जो प्रयास किया जाता है उसे अनुसंधान कहते हैं, उसे रिसर्च कहते हैं। और जब इस प्रकार का रिसर्च अनुसंधान सामाजिक क्षेत्र में किया जाता है तो उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। अब यहां एक दो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, एक वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। अब आप पूछ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन कहां से बनते हैं? एक है व्यक्ति परखता, व्यक्तिनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी। जब हम किसी चीज को जानना चाहते हैं तो उसमें ये वस्तुनिष्ठता और ऑब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिविटी ये जानना जरूरी हो जाता है। तो दैनिक जीवन में हम वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि हमें अंग्रेजी शब्दावली भी याद करनी पड़ेगी, तो ऑब्जेक्टिविटी, एक ऑब्जेक्टिविटी को आप कैसे याद करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे कुछ टेस्ट होते हैं, पेपर होते हैं। एक पेपर होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक सही होता है। जो सही होता है वो सही माना जाएगा, आपने सही किया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। मान लेते हैं कि वो 10 नंबर का प्रश्न है और आपने सही को टिक मार्क किया ऑब्जेक्टिव को, तो वो क्या हो गया, सही है, 10 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्टिव होगा तो आप लिखोगे 10 नंबर का, मैं गारंटी लेता हूं कोई 10 में से 10 आपको नंबर देगा ही नहीं। कोई उसमें 8 नंबर देगा, कोई 9 देगा, कोई 7 देगा, कोई 5 भी दे सकता है। सेम आंसर है, 5 अलग अलग लोग कॉपी चेक करते हैं, 5 अलग अलग नंबर देते हैं। तो वो किसकी प्रॉब्लम है? वो सब्जेक्टिविटी की है। वो उसको किस नजरिए से देखते हैं, वो उसको किस नजरिए से देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी। तो जिसमें किसी के दिमाग या किसी की जो पूर्वाग्रह है वो नहीं है, वो खत्म हो जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पूर्वाग्रह रहित तटस्थ केवल तथ्यों पर आधारित अध्ययन करते हैं। केवल ऑब्जेक्टिविटी को हम देखते हैं, अपना जो दिमाग है वो नहीं लगाते। अब उसमें हम कुछ भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं कि एक व्यक्ति को जीवन में कितनी शादियां करनी चाहिए, या एक हिंदू है वो कितनी शादियां कर सकता है, तो क्या होगा, कितनी शादियां करनी चाहिए, आपका क्या होगा, आंसर होगा कि 1 शादी कर सकता है या 1 शादी करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई जनजाति है या कोई ऐसा धर्म है जिसमें बहुत सारे विवाह होते हैं और आपसे सब्जेक्टिव कोई प्रश्न पूछा कि कितनी शादियां करनी चाहिए, वो कहेगा 5-6 शादियां तो होनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है, हिंदू है तो वो कॉपी चेक करेगा तो क्या करेगा, काटा मार देगा, 1 भी नंबर नहीं देगा। अगर कोई उस समुदाय विशेष से है तो आपको 5 में से 5 नंबर देगा। तो ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिविटी आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें व्यक्ति का निष्पक्ष रहकर वो जांच कर सकता है। और
वस्तु इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति को अनदेखा करता है। किसको? मनोवृत्ति को अनदेखा करता है। दूसरा होता है व्यक्तिपरकता, सब्जेक्टिविटी। व्यक्तिपरकता क्या है? सब्जेक्टिविटी। तो अब सब्जेक्टिव में तो पता होता है कि व्यक्ति, आपने कुछ लिखा और आपके ही दिमाग का कोई व्यक्ति उसको कॉपीचों को चेक कर रहा है तो आपको अच्छे नंबर देगा। अगर वो आपसे सहमत नहीं है तो वो आपको, हो सकता है आपने बिल्कुल सही लिखा हो, रुक रुक के कैसे आ रहा है थोड़ा देखना, हो सकता है नेट स्लो हो, थोड़ा सा इसकी क्वालिटी को कम कर लीजिए, यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब्जेक्टिविटी या व्यक्तिपरकता, व्यक्तिपरकता से तात्पर्य होता है कि भेदभाव, क्या करना? भेदभाव करना। दो लोग हैं और दोनों ने बिल्कुल सेम लिखा और एक एग्जामिनर ने कॉपी चेक की, एक की सिफारिश पहुंच गई कि ये अपना जानकार है, किसी दोस्त ने फोन किया कि ये अपना दोस्त है, उसका लड़का है, उसको आपको नंबर देने हैं, तो सेम आंसर है, सब कुछ सेम है। एक में तो 10 में से 10 नंबर दे देता है, दूसरे में से 5 नंबर देता है, तो यानी भेदभाव आ गया। तो ये भेदभाव से या व्यक्तिगत मूल्यों से, मान्यताओं पे आधारित होता है। तो अनुसंधान कैसा होना चाहिए? अनुसंधान में क्या होनी चाहिए? वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपनी बात हो गई। और ये बड़ा मुश्किल काम है, रिसर्च सामाजिक क्षेत्रों में ये बड़ा मुश्किल काम है ऑब्जेक्टिविटी लाना, क्योंकि हमारा कोई ना कोई माइंड होता है। हम किसी का रिसर्च करेंगे, किसी का अध्ययन करेंगे तो हमारे मूल्य है वो कहीं ना कहीं उसमें आ ही जाते हैं, जाने अनजाने। जैसे कोई एक शाकाहारी व्यक्ति है और वो किसी मांसाहारी समाज का अध्ययन करेगा तो वो कहेगा कि ये बुरा है, और शाकाहारी और मांसाहारी कोई बुरा अच्छा नहीं है। दुनिया में अगर सारे के सारे शाकाहारी हो गए तो दुनिया में लगभग 40% आबादी है वो भूखी मर जाएगी। सहारा मरुस्थल में जहां हजारों किलोमीटर तक कोई फसल होती ही नहीं है, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनको लोग खाकर जीवित रहते हैं। अगर वो नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो ये नहीं होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें आ जाती है। तो वस्तुनिष्ठता लाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी जो रिसर्च करता है वो कोशिश करता है कि ऑब्जेक्टिविटी आए। इसको बोलते हैं स्ववाचक या आत्मवाचक। क्या बोलेंगे? स्ववाचक या आत्मवाचक। यानी वो एक निष्पक्ष व्यक्ति की तरह उसको देखने का प्रयास करता है कि जो मैं सोच रहा हूं कहीं वो किसी भेदभाव से तो परिपूर्ण नहीं है। तो वो क्या करता है? निष्पक्ष रहकर उसको देखने का प्रयास करता है, यानी दूसरे की आंखों से देखने का प्रयास करता है। इसे कहते हैं स्ववाचक या आत्मवाचक। ये प्रश्न यहां से बनेगा कि स्ववाचक जब किसी अनुसंधान करता अपने आप को किसी दूसरे के नजरिए से देखता है तो वो क्या है, उसे क्या कहेंगे? उसे स्ववाचक या आत्मवाचक कहेंगे। या फिर हम बहुविध पद्धतियों का प्रयोग, विभिन्न प्रकार के जो रिसर्च मेथड है उनका प्रयोग करके ऑब्जेक्टिविटी को ला सकते हैं। अब हमारा असली कार्य यहां से ये क्लास शुरू होती है कि अनुसंधान की पद्धतियां, जो हम रिसर्च करते हैं, कार्य कारणों को खोजते हैं। अब कार्य कारणों को खोजने का कोई एकमात्र कारण नहीं है, कोई एकमात्र मार्ग नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं जिनके जरिए हम रिसर्च कर सकते हैं, सही कारणों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ईश्वर होता है ना एक, अब जितने भी दुनिया में धर्म होते हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, यहूदी है, वो सब अपने अपने तरीके से ईश्वर को पाना चाहते हैं। तो अब रास्ते अलग अलग है लेकिन मंजिल एक ही है। इसी प्रकार से सामाजिक अनुसंधान का लक्ष्य एक ही है कि सही ज्ञान की प्राप्ति करना, लेकिन उसके रास्ते अलग अलग हैं और ये रास्ते अलग अलग होने जरूरी भी है। तो हम इन्हीं रास्तों की, इन्हीं पद्धतियों की बात है वो करने वाले हैं। अलग अलग होता है, जैसे कि संयुक्त परिवारों की स्थिति को जानना है कि भारत के अंदर कितने प्रतिशत परिवार संयुक्त है, तो हम क्या करेंगे? सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। अगर हमें जानना है कि परिवार के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
इसके लिए हमें सर्वेक्षण नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इंटरव्यू लेने पड़ेंगे। तो अलग अलग विधियों के लिए अलग अलग किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो डाटा होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, जो तथ्य होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। यहां नोट करना, प्राथमिक और द्वितीयक डेटा है वो दो होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि कोई भी चीज हम देखेंगे कि कितने प्रतिशत लोग, अब सर्वेक्षण आता है, सर्वेक्षण आता है कि कितने प्रतिशत लोग भारत में इस पार्टी की सरकार चाहते हैं, कितने प्रतिशत इसमें चाहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि 60% लोग कहते हैं कि वर्तमान में ये सरकार अच्छी होगी, और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी अच्छी होगी। तो ये लोगों से हम जानकर प्राप्त करते हैं, तो वो क्या होता है, प्राथमिक होते हैं। प्राथमिक यानी प्रथम बार किसी सूचना को सूचना या उत्तरदाता से प्राप्त करना। सेकेंडरी होता है, वो प्राथमिक नहीं होता है, वो किसी जो पहले से ही कुछ हो चुका है ना, उससे हम प्राप्त करते हैं। तो प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए, प्राइमरी डेटा को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है, फील्ड वर्क किया जाता है। अगर प्राइमरी डेटा हमें लेने हैं तो उसका एकमात्र तरीका है फील्ड वर्क, क्षेत्रीय कार्य करना, क्षेत्र में जाके लोगों से मिलना और उनसे सूचना प्राप्त करना। तो इसमें प्रेक्षण यानी अवलोकन, प्रेक्षण, अवलोकन, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन एक ही बात है। ऑब्जर्वेशन बोल देते हैं, हिंदी में इसको कई नामों से बोलते हैं, प्रेक्षण, अवलोकन, निरीक्षण आदि से। सर्वेक्षण और इंटरव्यू, ये तीन ऐसी विधियां हैं जिनसे हम क्षेत्रीय कार्य वो कर सकते हैं। और कई बार किसी चीज को ज्ञात करने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है, एक साथ अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे कहते हैं त्रिभुवन। त्रिभुवन, 3D। तो अब ये आ जाएगा, बहुविध पद्धतियों का आजकल प्रयोग है वो बड़े पैमाने पे होने लगा है। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सहभागी अवलोकन या किसकी, सहभागी अवलोकन, प्रेक्षण, सहभागी निरीक्षण। ये सबसे महत्वपूर्ण है इस यूनिट के अंदर, और यहां से क्वेश्चन है वो पूछे ही पूछे जाते हैं। देखो दो चीजें होती है अपनी, एक होता है जब आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक तो थ्योरी को पढ़ना और एक उसकी प्रैक्टिस करना, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हल करना। आपको अच्छे तरीके से अगर थियरी समझ में आ गई ना, थियरी अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अभी तो आपके पास काफी ऑप्शन आ गए हैं जहां जाकर आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हल कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है, यूथ का आता है, अरिहंत का आता है, किसी और का भी आ जाएगा। मैं भी अपने जो टेस्ट सीरीज देता हूं उसमें करवाता हूं, और मैं कहता हूं कि ये जरूरी है। लेकिन जब आज से लगभग 5-7 साल पहले ये चीजें नहीं थी, तब जो जैसे मैंने 2012 में 2016 के अंदर तैयारी की, तब ये चीजें नहीं थी। तब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे, तब केवल हम थियरी को पढ़ते थे, और थियरी को ढंग से समझ लिया तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे आप उसको अच्छे तरीके से कर पाओगे। और मैंने कोई भी एग्जाम हो, चाहे नेट का हो, चाहे जेआरएफ का हो, चाहे स्कूल लेक्चरर का हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर का हो, हमेशा टॉप किया है। और उस समय हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता था प्रैक्टिस करने का। तो थ्योरी को अच्छे तरीके से करना है। फिर भी मैं राय देता हूं कि प्रैक्टिस आप कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। हमें क्या करना पड़ता था, खुद क्वेश्चन बनाने पड़ते थे, और मैंने लगभग उस समय 5,500 प्रश्नों का अपना खुद का प्रश्न बैंक तैयार किया था, 5,500 क्वेश्चनों का। अब आपको बनाने नहीं पड़ते हैं, बने बनाए मार्केट के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन वहां भी नोट करना कि उनमें गड़बड़ियां मिलती है, जो स्वाभाविक भी है, तो उनको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से पहले हम बात करते हैं जो हमारी 3 विधियों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो उनमें है, पहला है सहभागी प्रेक्षण या अवलोकन।
तो अवलोकन का अर्थ होता है देखना, सूक्ष्म एवं व्यवस्थित रूप से देखना। एक होता है सामान्य तौर पे देखना, एक होता है किसी चीज को वास्तव में देखना, किसी चीज को वास्तव में देखना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं, आप किसी रास्ते से गुजरते हो और वहां कोई आसपास में कोई ऐसी चीज होती है जिसको आप देखते हो लेकिन इग्नोर कर देते हो, लेकिन कोई व्यक्ति आपको बताता है कि देखो वहां पर एक ऐसी चीज है, तो फिर आप जब उस रास्ते से गुजरते हो ना, तो उसको बड़े सही अच्छे तरीके से देखते हो कि हाँ ये तो है, मैं हर रोज इस रास्ते से गुजरता हूं पर लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो ये ध्यान देना सूक्ष्म दृष्टिकोण से क्या है, अवलोकन कहलाता है, सहभागी प्रेक्षण कहलाता है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि अवलोकन में किस ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अवलोकन यानी सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखना। तो हम किससे देखते हैं, नेत्रों से देखते हैं। आसान सा प्रश्न है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, और हम इसको देखकर कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करते हैं। अब यहां क्या होता है, जो मैं बात कर रहा हूं क्षेत्रीय कार्य की कोई अनुसंधान करता किसी एक ऐसे क्षेत्र में जाता है, जनजातीय क्षेत्र में जाता है, जहां के रीति रिवाजों को, वहां की संस्कृति को ज्ञात करना चाहता है कि संस्कृति के पीछे कारण क्या है। देखो आज हमारा जो संसार है, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो बहुत मॉडर्न दुनिया है। हम धर्म को मानते हैं, हम देवी देवताओं को मानते हैं, हम जादू को मानते हैं, हम जादू टोना झांक फूक को मानते हैं। ये सब आए कहां से दुनिया में। इसके लिए हमें उस स्थिति में जाना पड़ेगा जहां पे इस मानव समुदाय की शुरुआत हुई थी, समाज की शुरुआत हुई थी। और वो हमें कहां मिलेगा, वो हमें आदिवासियों में मिलेगा। वो हमें कहां मिलेगा, आदिवासियों के अंदर मिलेगा। तो आदिवासियों में हमें जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि हम आदिवासियों को देखेंगे और समझ जाएंगे, तो वहां फील्ड वर्क के लिए, क्षेत्रीय कार्य के लिए लंबी अवधि में रुकना पड़ेगा। आपने अगर मेलोवंस्की को पढ़ा है, अगर एम एन श्रीनिवास को पढ़ा है, रामपुर गांव का अध्ययन उन्होंने किया था, तो आप जान सकते हो कि ये मेलोवंस्की ने कहा था कि किसी नए क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए लंबी अवधि तक वहां पे रहना पड़ता है, लगभग 1 वर्ष तक। उन्होंने कहा था कि 1 वर्ष तो रहना ही चाहिए, या 1 वर्ष से अधिक रहना चाहिए। मेलोवंस्की ने ऐसा कहा था, कोई जरूरी नहीं है कि 1 वर्ष ही रहा जाए, 3-4 महीने भी रहा जा सकता है। और उसका क्या होता है, सक्रिय सदस्य बनना पड़ता है। पूर्ण सहभागी सदस्य के लिए, सहभागी अवलोकन के लिए अनुसंधान को कर्ता को उस समाज का सक्रिय सदस्य बनना पड़ता है, और फिर वो सहभागी अवलोकन कहलाता है, ऐसे नहीं कहलाता है। फिर जो वहां के अंदर के जो निवासी हैं, फिर वो अपनी बातें बताते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी बात कब कहता है, आप अपनी जो अंदरूनी बात है वो किसको बताते हो? आप अपने गहरे दोस्तों को बताते हो ना, अपने फ्रेंड है उनको ही बताते हैं हम, हर किसी को तो नहीं बताते। तो उनको भी उनका फ्रेंड बनना पड़ता है। फिर वो जनजातीय लोग अपनी समस्याएं, अपनी बातें उनको बताते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, बाहरी व्यक्ति होता है। अनुसंधानकर्ता क्या होता है, किसी जनजातीय में रहेगा तो वहां उसके लिए वो क्या होता है, बाहरी होता है। इसे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय कार्य कहते हैं, फील्ड वर्क इसे कहते हैं। और अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो शुरू होने वाले हैं। एक अवलोकन और होता है, ऑब्जर्वेशन और होता है असहभागी, जिसमें व्यक्ति केवल बाहर खड़े खड़े घटनाओं को देखता है, उसके अंदर जाकर नहीं देखता है। एक होता है अर्ध सहभागी, तो वो कुछ घटनाओं को तो बाहर खड़े खड़े होकर देखता है और कुछ घटनाओं को समुदाय के गहराई से देखता है। अब क्या होता है, किसी ने कहा कि धर्म ऐसे होता है, जादू ऐसे होता है, उस संस्कृति को ऐसे होता है। तो प्रारंभ में हम ऐसे ही करते थे। जो मानव शास्त्री थे ना, समाजशास्त्री, वो किताबी विद्वान थे। क्या थे, किताबी विद्वान थे। वो किताबों को पढ़कर किसी ने कुछ बताया कि मैं वहां गया, बड़ा मुझे अच्छा
भयंकर लगा, उसने 2 लोगों को मार दिया, काट दिया, तो जो सुन रहा है वो क्या लिखेगा कि फलानी जाति बहुत ही ज्यादा आक्रामक है, बहुत ही ज्यादा आक्रामक है, वो बाहरी लोगों को मार देती है। अब उसने जो पढ़ा वो उसका खुद का ज्ञान नहीं है, वो तो या तो उसने कहीं से पढ़ा है या कहीं से सुना है, खुद उसने अपनी आंखों से नहीं देखा। और ऐसा होता भी है, मैं कई बार जैसे मेरे पास बहुत सारे लगभग ऑल इंडिया से मेरे पास कॉल आते हैं, तो मैं कर्नाटक के लोगों से पूछता हूं कि मैं आपके समाज में तो ऐसा होता है, क्योंकि किताबों में पढ़ा मैंने। वो कहता नहीं होता ऐसा, कुछ एक लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, 99% लोग ऐसा नहीं करते, किताबों में वही लिखा है जो 1% लोग करते हैं। तो किताबी ज्ञान बड़ा खतरनाक हो जाता है कभी कभी। तो कुछ लोगों ने किया भी है, एग्जाम्पल के तौर पे जेम्स फ्रेजर। जेम्स फ्रेजर एक मानवशास्त्री है, इनकी पुस्तक है द गोल्डन बो, या कई जगह आता है गोल्डन बोग, ये इनकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने जादू के बारे में चर्चा की है। इसी प्रकार से इमाइल दुर्खिम ने भी किया है। लेकिन क्या होता है कि ये सब किताबी ज्ञान है। आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज लास्ट तक बने रहें, मैं उनका सबका आंसर है वो दूंगा, बीच में दूंगा तो ये थोड़ा सा बाधित हो जाएगी। व्यापक स्तर पर क्षेत्रीय कार्य करने वाले प्रथम मानवशास्त्री मेलोवंस्की है। फील्ड वर्क, दुनिया में फील्ड वर्क वैसे तो बहुत सारे लोगों ने किया है, भारत के अंदर भी चीन के कई यात्री आए थे, हवेन सांग आया था और भी बहुत सारे, फानियाना आया था, लेकिन दुनिया के अंदर व्यापक पैमाने पे जो फील्ड वर्क शुरू किया वो मेलोवंस्की ने किया। किसने किया? मेलोवंस्की ने किया। और इसके पीछे की भी एक कहानी है, मेलोवंस्की ने ये क्यों किया, और मेलोवंस्की ने जो फील्ड वर्क किया वो दुनिया के अंदर क्लासिकल माना जाता है, शास्त्रीय माना जाता है। क्या था कि ये पोलैंड के निवासी थे, जो मेलोवंस्की थे वो किसके निवासी थे? पोलैंड के निवासी में थे, और ये ब्रिटेन में रहते थे। ये क्या कहां रहते थे? ब्रिटेन में रहते थे। और प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटेन और पोलैंड एक दूसरे के खिलाफ थे, तो ये ब्रिटिश में रहते थे लेकिन पोलैंड के निवासी थे, पोलैंड ब्रिटेन का शत्रु था। तो मेलोवंस्की को कहा गया कि आप एक अच्छे विद्वान हो लेकिन हमारे शत्रु राष्ट्र के सदस्य हो, आप ब्रिटेन में नहीं रह सकते, आपको नजरबंद रहना होगा ताकि आप विदेशी, हमारा शत्रु देश है, उसकी कोई सहायता नहीं कर सको। तो फिर मेलोवंस्की ने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे नजरबंद कर दीजिए लेकिन ब्रिटेन में मत कीजिए। कहां कीजिए? ऑस्ट्रेलिया में कर दीजिए। जिस प्रकार से भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो उसने कहा ठीक है, हम ऑस्ट्रेलिया में छोड़ देते हैं। तो वो ऑस्ट्रेलिया की एक द्वीप समूह है ट्रोबियार्ड, उस द्वीप समूह में उन्होंने 1-1.5 साल तक निर्वासित जीवन जिया और वहां के लोगों का उन्होंने अध्ययन किया। तो ये द्वीप समूह है वो महत्वपूर्ण है। यहां उन्होंने लगभग 1.5 वर्ष बिताया। कितना वर्ष बिताया? 1.5 वर्ष बिताया। वो वहां पर तंबू तान के रहे, उनकी लैंग्वेज को उन्होंने सीखा, उस वहां के सक्रिय सदस्य वो बन के रहे। तो इस आधार पर क्लासिक मानी जाती है। तो ये यहां से शुरुआत हुई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनका क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया था? यहां से भी क्वेश्चन है वो बनते हैं। किसने किया था? रेडक्लिफ ब्राउन ने। किसने किया? इसको नोट कर लीजिए, ये पूरी की 3-4 लाइन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कहां का किया? रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अध्ययन इन्होंने किया। और अंडमान निकोबार, अंडमान आइलैंड के नाम पे इनकी एक बुक भी है। किनकी? रेडफील्ड ब्राउन की। रॉबर्ट अलग है, रॉबर्ट ब्राउन अलग है, रेडक्लिफ ब्राउन। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं, तो ब्राउन आप याद कीजिए। भूरे रंग के लोग हैं और वो कहां रहते हैं? भूरे रंग के लोग अंडमान में रहते हैं। याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। इसी प्रकार से इवांस प्रिचार्ड ने सूडान की जनजातियों का अध्ययन किया। कहां की जनजातियों का अध्ययन किया?
सूडान की जनजातियों का अध्ययन किया। फ्रांज लुआस ने अमेरिकी जो जनजातियां हैं, मूल अमेरिकी, उनका अध्ययन किया। मार्गरेट मीड ने, हर्बर्ट मीड अलग है, मार्गरेट मीड ने समोआ का अध्ययन किया। और क्लिफोर्ड गिर्टज ने कहां की जनजातियों का अध्ययन किया? इंडोनेशिया का जो बाली द्वीप है, और वही बाली द्वीप है जो रामायण में जिसका जिक्र आता है, सुग्रीव और बाली दो भाई थे, दोनों के बीच में दुश्मनी थी, और श्री राम ने सुग्रीव का साथ दिया था और बाली को वो देश छोड़कर जाना पड़ा था। और यहां पे आज भी हिंदू जो परंपराएं हैं वो कायम हैं। लोगों का धर्म परिवर्तन हो गया है, हिंदू भी काफी रहते हैं, लेकिन परंपराएं हैं वो भारतीय है। भारत में इसकी शुरुआत है वो एम एन श्रीनिवास में कर्नाटक के मैसूर जो क्षेत्र है वहां पे, पुराना नाम मैसूरी है, रामपुरा गांव में। रामपुरा गांव इन्होंने नाम दिया था। रामपुरा गांव का वास्तविक नाम क्या था? कोटगल्ली। क्या था? कोटगल्ली नाम था रामपुरा गांव का। तो इन्होंने लगभग 1 वर्ष रहकर फील्ड वर्क किया था। इससे पहले भारत में जो समाजशास्त्र के, भारतीय समाजशास्त्र के जनक जाने जाते हैं, जीएस घुरिये, उन्होंने फील्ड वर्क किया। फील्ड वर्क नहीं किया था, उन्होंने बुक वर्ल्ड किया था, यानी किताबी ज्ञान उन्होंने किया था। हाँ, एक कोली जनजाति उसका अध्ययन किया था, लेकिन ज्यादातर उनका ज्ञान क्या था? किताबी था। लेकिन घुरिये के ही शिष्य एम एन श्रीनिवास ने भारत में फील्ड वर्क की शुरुआत है वो की है। तो ये सारे के सारे मानव शास्त्री है। ये सब क्या है? मानव शास्त्री है। मानव शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों मिलते जुलते विषय हैं, और दोनों में एक अंतर ये होता है कि मानव शास्त्र है वो आदिम और ग्रामीण जो समाज है उनका अध्ययन करता है, और समाज शास्त्र मॉडर्न जो सोसाइटी है उनका अध्ययन करता है। तो अगर हम समाज शास्त्र में फील्ड वर्क की बात करें तो सबसे प्रमुख नाम आता है विलियम फोर्टे वाइटे। विलियम वाइटे, इनको हम जानते हैं। इन्होंने अमेरिका के अंदर एक अध्ययन किया था, एक कच्ची बस्ती का गैंग जो कल्चर है, गैंग पुस्तक है वो थ्रेसर की है। तो इन्होंने गैंग बस्ती का अध्ययन किया था और अपनी पुस्तक लिखी थी स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। कौन सी पुस्तक लिखी? स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। तो इसमें इन्होंने सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया और कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि वहां लंबे समय तक, पर ज्यादातर समय अपना वहां बिताना पड़ता है। वहां रहना जरूरी नहीं, लेकिन अपना ज्यादातर समय वहां पे बिताना पड़ता है। ये किसने कहा? ये विलियम वाइटे ने कहा। और ये फील्ड वर्क में क्या होता है कि व्यक्ति वहां पर रुककर कार्य करता है और लोगों से सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है, लेकिन लोग सूचना नहीं देते हैं। मैंने भी अपना पीएचडी जब रिसर्च किया था, मेरा रिसर्च था वो ड्रग्स पे था, कि कितने लोग ड्रग्स करते हैं, क्यों करते हैं, उसका क्या वो छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ना चाहते। अब मैं किसी से जाके पूछूंगा कि भाई आप ड्रग्स करते हो नहीं करते? करते हो तो कौन सा करते हो? आप अगर कोई शराब पीता है तो वो बोल देगा, हो सकता है नहीं भी बोले कि मैं नहीं पीता हूं, वो बोल भी देगा। लेकिन कोई अगर हेरोइन का, स्मैक का, इस प्रकार के जो सरकार जिनको प्रतिबंधित कर रखा है और किसी के पास इंफॉर्मेशन मिल गई पुलिस के पास, तो लोग उसको गिरफ्तार कर लेंगे, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। तो ऐसे में लोग अपनी गोपनीयता के कारण सूचना नहीं देते हैं, छिपा लेते हैं। फिर कोई रिसर्च की, अब हमने किसी एक जनजाति का अध्ययन किया। जनजाति में लगभग 100 गांव हैं, हमने एक गांव का अध्ययन किया। 100 गांव का तो कर नहीं सकते, एक गांव का करेंगे तो क्या होगा? हो सकता है उस गांव में परंपराएं, रीति रिवाज कुछ अलग हो और बाकी 99 है उसमें अलग हो। तो हमारा रिसर्च है वो इसको बोलते हैं समग्र। इसको क्या बोलते हैं? समग्र बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि यूनिवर्स क्या होता है। तो उस पर लागू करेंगे तो हो सकता है जो फैक्ट आए वो अच्छे नहीं आए।
तो इस प्रकार से समस्याएं कुछ आती है इनके दौरान। तो ये फील्ड वर्क था जो मेलोवंस्की ने किया और बहुत सारे लोग करते हैं। धीरे धीरे इसका प्रचलन है वो कम हो रहा है, लेकिन अमेरिका के अंदर जो एक शिकागो संप्रदाय है वो कहता है कि अगर हमें अध्ययन करना है ना तो हमें फील्ड में जाना ही पड़ेगा, हमें धक्के खाने ही पड़ेंगे। हम एक ऐसी रूम में बैठकर समाजशास्त्र की रचना नहीं कर सकते, हमें उन गलियों से गुजरना पड़ेगा जहां पे अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, जहां पे कच्ची बस्ती के लोग रहते हैं, जहां गरीब लोग रहते हैं। तो ये उन्होंने बात कही थी और ये जरूरी भी है। तो अब हो गया क्षेत्रीय कार्य। अब इसी के अंतर्गत एक चीज और है, सर्वेक्षण, सर्वे। सर्वे ये भी फील्ड से संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा का काफी अंतर है। इसमें फील्ड में लोग जरूर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे लंबे समय तक रहना ही पड़ेगा, नहीं रहना वहां पे पड़ता है। पर आजकल क्या होता है कि वर्तमान के अंदर सर्वेक्षण ही सबसे अच्छी और सर्वाधिक प्रयोग होने वाली पद्धति है, सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी इलेक्शन का वक्त है, तो आप पढ़ते हो कि हमने इतने लोगों पे सर्वे किया, सर्वेक्षण किया, और वो कह रहे हैं कि 50% मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। तो आप जब भी न्यूज़ चैनल सुनोगे या मोबाइल देखोगे तो उससे पे आता है कि आप क्या मानते हैं कि ये वर्तमान सरकार रिपीट कर पाएगी या सत्ता विरोधी लहर चलेगी, इस प्रकार से। तो ये सब सर्वेक्षण होता है और इनका प्रयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इसमें क्या है कि संपूर्ण तथ्यों का पता लगाने का प्रयास है वो किया जाता है, थोड़ी गहनता नहीं होती है। जो सहभागी अवलोकन करता है उसमें क्या होता है, गहनता बहुत ज्यादा होती है, उसमें गहन लंबे समय तक रहना पड़ता है, लेकिन इसमें गहनता थोड़ी कम होती है, लेकिन संपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास इसमें किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता, अनुसंधानकर्ता किसे कहते हैं, जो रिसर्च करता है, जो सर्वेक्षक होता है, वो अनुसंधान सहायक, जिसको अन्वेषक भी कहते हैं, जिसे अन्वेषण भी कहते हैं। एमएसक्यू की बात चल रही है, लास्ट में एमएसक्यू करवानी, उस पर मैं चर्चा करूंगा। अनुसंधान सहायक या अन्वेषक की सहायता से, क्योंकि कोई सर्वे करता है तो बड़ा सर्वे है तो अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, उसे सहयोगियों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुसंधान सहायक। उत्तरदाता से, जो उत्तर देता है उसको क्या बोलते हैं, उत्तरदाता बोलते हैं। उत्तरदाता से प्रश्न पूछता है और वो उत्तर देता है, ये सर्वेक्षण होता है। देखो मैं ये जहां क्लास है एनसीईआरटी की, मैंने पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस रखा है ताकि एक +1 का बच्चा भी अच्छी तरीके से समझ सके और एक जो कंपटीशन की तैयारी कर सके वो भी अच्छे तरीके से इसको समझ सके। तो यहाँ पे फैक्ट थोड़े कम है, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी और इग्नू नोट करना, एनसीईआरटी और इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इन दोनों का उद्देश्य क्या करना है, फैक्ट को रटाना नहीं है, तथ्यों को रटाना नहीं है। रट्टाफिकेशन यहां काम नहीं करेगा, रट्टा नहीं चलेगा। इनका उद्देश्य क्या है, अंडरस्टैंडिंग विकसित करना, समझ विकसित होना। तो वो समझ विकसित करने का उद्देश्य है और इसी के हिसाब से ये किताब लिखी गई है और इसी के हिसाब से मैं अपनी जो चीजें हैं वो क्लास है वो प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। फैक्ट या रट्टा तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछता है, अब सर्वेक्षण की बात करें तो भारत की जनगणना, भारत की जनगणना विश्व का सबसे बड़ा सर्वे माना जाता है। भारत की जनगणना विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण माना जाता है। अब इसमें क्या होता है, जब हम सर्वे करते हैं ना, दो चीजें होती है, एक तो होता है समग्र और एक होता है निदर्शन, सैंपलिंग। सैंपलिंग एग्जाम्पल के तौर पे सैंपलिंग तो आप समझते ही होंगे कि सैंपल लेके देखना। जब हम घर पे चावल बनाते हैं तो अब क्या करते हैं, कुछ चावलों को हाथ में लेके देखते हैं कि इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा या कुछ तो खराब तो नहीं है,
और फिर हम पूरा का पूरा अंदाजा लगा लेते हैं। यानी हमने क्या किया, 1 किलो चावल में से कुछ इकाइयों का चयन किया और उसको हमने देखा, वो निदर्शन होता है। और हमने प्रत्येक चावल को गौर से देखा, वो क्या होता है, समग्र होता है। तो जनगणना विधि में समग्र का अध्ययन किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति से जाकर पूछा जाता है। तो ये सर्वेक्षण प्रणाली में क्या होता है, किसे कहेंगे हम सर्वेक्षण, वैसे अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, सर्वे। सर यानी बाहरी तौर पे, वे मतलब देखना, देखने का नजरिया, केवल बाहरी तौर पे देखना, गहनता से अध्ययन नहीं करना। तो सर्वेक्षण वह प्रणाली होती है जिसमें किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से, लोगों से कुछ पहले से ही क्वेश्चन नोट होते हैं, उन प्रश्नों को पूछा जाता है। अब ये जो करते हैं ना, सर्वे करते हैं इलेक्शन वाले, वो क्या करते हैं, क्या आप किस पार्टी को वोट देंगे, फलानी फलानी फलानी, क्यों देंगे, आपको क्या लगता है कि वर्तमान में किस पार्टी की सरकार आएगी। तो पहले से उनके क्वेश्चन निश्चित होते हैं। वो क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं। वो सभी लोगों का अध्ययन नहीं कर सकते, वो कुछ लोगों से पूछते हैं। जैसे उन्होंने 10,000 लोगों से पूछा और 10,000 में से लगभग 50,000 लोगों ने कहा कि हम इस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। तो फिर वो उसके हिसाब से निकालते हैं, वो 5 करोड़ में से 10,000 लोगों का ही अध्ययन करते हैं। तो ये प्रश्नावली से मिलती जुलती उदाहरण है। प्रश्नावली का मतलब होता है प्रश्नों की सूची, प्रश्नों की एक सूची, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नावली कहते हैं। और ये जो सर्वेक्षण होते हैं वो किसी एक विशिष्ट मुद्दे को लेकर होते हैं। रिसर्च करेंगे ना कोई टॉपिक होगा, ऐसे तो कोई नहीं कर सकता। तो विशिष्ट मुद्दा होगा, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होगा, जिनसे कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे, वो जाके पूछे जाएंगे और टिक मार्क किया जाएगा। और आजकल क्या होता है कि ये टेलीफोन या इंटरनेट के माध्यम से भी किया जा सकता है। फेसबुक पे या कोई समाचार का ऐप है तो वो क्या कहता है कि क्या आपको लगता है कि ये अभी देवरिया कांड हुआ या बिहार के अंदर जातिगत जनगणना हुई, ये उचित है? क्या वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार, वर्तमान में योगी की सरकार, वर्तमान में गहलोत जी की सरकार, शिवराज जी की सरकार सही काम कर रही है? आप उससे संतुष्ट हैं? तो मोबाइल पे ही लोग कह देते हैं कि हाँ या ना। तो इससे क्या होता है, टेलीफोन या इंटरनेट सर्वे का प्रयोग आजकल काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जनसंख्या के एक छोटे भाग का सर्वे किया जाता है, संपूर्ण जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाता है, छोटे भाग पे किया जाता है। और जब किसी जनसंख्या के छोटे भाग का चयन किया जाता है तो इसको बोलते हैं प्रतिदर्श। क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श निदर्शन, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सैंपलिंग। क्या बोलते हैं, सैंपलिंग बोलते हैं, सैंपल लेना। और सैंपल के आधार पे पूरे के पूरे उस समग्र पे जिससे सैंपल लेते हैं ना, जैसे 1 किलो चावल है, सॉरी 1 क्विंटल एक चावल की बोरी है, उसमें से व्यापारी क्या करता है, कुछ देखता है और फिर उसका रेट तय करता है। तो वो 1 क्विंटल जो चावल है वो क्या है, समग्र है। और जिसमें से वो कुछ 1 ग्राम या 10 ग्राम को लेता है वो क्या है, सैंपल है। तो इसी प्रकार से कोई अगर एक गांव का अध्ययन करता है तो वो पूरे गांव का अध्ययन नहीं किया, गांव में से 100 लोगों का अध्ययन करेगा। तो गांव क्या हो गया, समग्र हो गया, यूनिवर्स हो गया, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। और वो 100 लोग क्या हो गए, वो सैंपल हो गए। यानी सैंपल लेना कोई बड़ी इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ये सांख्यिकी स्टैटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें सैंपलिंग या निर्दर्शन पे कार्य वो किया जाता है। सबसे इसमें जरूरी क्या होता है सैंपलिंग के अंदर, प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व है यानी जो सैंपल ले रहे हैं उससे पूरे का अनुमान लगना चाहिए। जैसे कि आपने चावल लिए, चावल ऊपर से आपने ले लिए, आपने 20-25 दिन से, महीने 2 महीने से, जैसे गृहणियां होती है तो उन्होंने, या कुछ और भी हो सकते हैं, तो उन्होंने चावल लिए और देखा कि चावल बिल्कुल साफ है, ऊपर से चावल साफ है। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल चावल साफ है, और फिर आप चावल की कढ़ाई के अंदर आपने चावल रख दिया और बाद में पता चला नीचे तो ये खराब था। तो यानी जो आपने सैंपल लिया वो पूरे का पूरा प्रतिनिधित्व तो नहीं करता था। तो अब हमें सैंपल कैसे लेना चाहिए था, ऊपर से लेना चाहिए था, बीच में से लेना चाहिए था, नीचे से लेना चाहिए था, ताकि पूरे के पूरे की हमें पता चलता।
तो इसको बोलते हैं प्रतिनिधित्व। क्या बोलते हैं? प्रतिनिधित्व होना। तो जो सैंपल ले रहे हैं वो सभी का प्रतिनिधित्व करे और उसके बारे में पता अच्छी तरीके से लगाया जाए और इससे जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसको संपूर्ण पे लागू किया जा सकते। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है जब विषमता हो। विषमता होगी तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको शायद पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, अभी मैं बताने वाला हूं कि विषमता होगी तो सैंपलिंग नहीं होगी। एक गांव में अध्ययन करना है, 100 लोग हैं, उसमें से 100 में से 10 लोगों से पूछा और बता दिया कि ये गांव ऐसा है। लेकिन मान लेते हैं उस गांव के अंदर लगभग 50-60 जातियों के लोग रहते हैं और प्रत्येक जाति की कल्चर अलग है, और फिर 10 लोग लिए तो गांव के बारे में मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर जो हमें सैंपल साइज है वो बड़ा करना पड़ेगा। तो निदर्शन में कुछ विषमता हो तो बाधा उत्पन्न होती है, और जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, हमने चावल लिया, ऊपर से देखा और निष्कर्ष निकाल लिया कि चावल सही है, लेकिन वास्तव में देखा कि सारे चावल सही नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो यानी सैंपलिंग और जो समग्र है, यूनिवर्स है, उसमें कुछ अंतर है। उस अंतर को बोलते हैं सीमांत त्रुटि। क्या बोलते हैं? सीमांत त्रुटि, या इसको बोलेंगे सैंपलिंग त्रुटि। क्या बोलेंगे? प्रतिदर्शन या निदर्शन त्रुटि, यानी सैंपल लेने में कुछ ना कुछ त्रुटि हुई है। इस त्रुटि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने सैंपलिंग साइज को, आकार है उसको बड़ा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसको बड़ा करना पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि वो अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर पाएगा। तो सैंपलिंग त्रुटि से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सैंपलिंग साइज को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ कमियां हैं, और कमियों के बाद भी सर्वेक्षण है वो अभी भी बड़े पैमाने पे किया जाता है, जैसे कि इससे गहन अध्ययन है वो संभव नहीं होता है। और जब प्रश्न पूछते हैं तो उस प्रश्न को हम क्या बोलते हैं? प्रश्नावली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रश्नावली। ये इसको बोलते हैं टूल्स ऑफ सर्वे। टूल्स ऑफ सर्वे, सर्वेक्षण के उपकरण। तो प्रश्नावली, क्वेश्चनरीज है वो क्या है? सर्वेक्षण के उपकरण है, उसी के जरिए हम लोगों से सूचना प्राप्त करते हैं। तो हमें सैंपलिंग साइज को बढ़ाना चाहिए, हमें जो प्रश्नावली है उसका निर्माण अच्छे तरीके से करना चाहिए। जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस उद्देश्य, वो उद्देश्य उत्तरदाता को पता होना चाहिए। और कई बार हम जो प्रश्नावली है उसको अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर पाते हैं उस वजह से, या कई बार क्या होता है कि व्यक्ति, जब मैंने अभी बात की ना, गोपनीयता की बात होती है। मैं किसी से जाके पूछा क्या आप ड्रग्स का सेवन करते हो? उसने कहा नहीं करता, और वास्तव में वो क्या है? सच्चाई है कि वो करता है, लेकिन उसने अपनी सावधानी से उत्तर दिया कि नहीं करता। उसको लगा कि मैं बताऊंगा तो ये पूछेगा और हो सकता है ये किसी को सूचना आगे कर दे तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं गैर प्रतिदर्श त्रुटियां। गैर प्रतिदर्श त्रुटियां, यानी ये सैंपलिंग के कारण त्रुटि नहीं है। सैंपलिंग के कारण होती है तो उसको क्या बोलते हैं? सैंपलिंग त्रुटि बोलते हैं। ये गैर प्रतिदर्श या गैर सैंपलिंग होती है। प्रश्नावली क्या होती है? प्रश्नावली एक प्रश्नों की सूची होती है, उसे अन्य माध्यम से या डाक के द्वारा सूचनादाता के पास पहुंचा जाता है। अब क्या होता है कि जो सर्वेक्षण में एक प्रश्नों की सूची होती है, लोगों से पूछा जाता है, और जो रिसर्च कर रहा होता है, अनुसंधान करता, पूछता है कि आप इस पार्टी को पसंद करते हैं? वो कहता है यस। क्या आप इसको वोट देना चाहते हैं? नहीं। एमपी को चाहते हैं? नहीं। एमएलए को चाहते हैं? नहीं चाहते। उसको बोलते हैं अनुसूची। प्रश्नावली होती है, प्रश्न भी उसमें होते हैं, लेकिन वो क्या होती है? अनुसूची होती है, शेड्यूल होता है। शेड्यूल में प्रश्न उत्तरदाता बताता है, और जो रिसर्च करता है, रिसर्चर है, अनुसंधान करता है, वो खुद ही लिखता है। लेकिन प्रश्नावली में क्या होता है कि डाक के द्वारा लोगों को भेजी जाती है या किसी अन्य माध्यम से भेजी जाती है, और लोग खुद ही प्रश्नों को पढ़कर उनका उत्तर खुद स्वयं भरकर उसको अनुसंधानकर्ता के पास पहुंचाता है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, वो प्रश्नावली को नहीं भर सकते। ये इसकी बड़ी
प्रॉब्लम है। प्रश्नावली दो प्रकार की होती है। रुक रुक के चल रहा है वीडियो, देखना भाई। कर रहे हैं समाधान, शायद हमारे तरफ से भी नेट का इशू हो सकता है। नेट का इशू है थोड़ा सा, कोई नहीं, हो जाएगा, नेट जैसे ही आएगा, इसका तो हम क्या कर सकते हैं। तो प्रश्नावली है वो दो प्रकार की होती है, एक है खुली प्रश्नावली और एक है बंद प्रश्नावली। खुली में ये होता है कि खुले प्रश्न होते हैं और बंद में बंद प्रश्न होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाता है कि आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं, यस या नो। तो ये क्या है, ये क्या है, ये बंद प्रश्नावली है। आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक खुली होती है, आप वर्तमान सरकार को क्यों पसंद नहीं करते, तो आप उसमें कोई भी कारण दे सकते हैं, ये होती है खुली। इसमें कोई सीमा नहीं होती है खुली प्रश्नावली के अंदर। और अशिक्षित लोगों के लिए ये थोड़ी सी यूजफुल नहीं है। अब है इंटरव्यू। कोशिश कर रहे हैं वीडियो का, अगर थोड़ा नेटवर्क का इशू है इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। इंटरव्यू, साक्षात्कार, हिंदी में क्या कहते हैं, साक्षात्कार। साक्षात भगवान ने दर्शन दिए, साक्षात का मैंने प्रत्यक्ष, बिल्कुल सामने मेरे दर्शन है वो दिए, तो इसको कहते हैं साक्षात। किसी से डायरेक्ट आमने सामने बैठकर प्रश्न पूछना और उत्तर प्राप्त करना, तो वो कहलाता है इंटरव्यू। आजकल तो आमने सामने है वो जो इंटरनेट है उसके जरिए भी हो सकता है, तो वो भी एक इंटरव्यू होगा। तो इसमें क्या होता है, इंटरव्यू अंग्रेजी का शब्द है जिसका होता है इंटर यानी अंदर, व्यू यानी देखना। यानी उसमें एक इंटरव्यू के अंदर होता है, जब हम कोई एग्जाम का इंटरव्यू देते हैं जॉब के लिए, तो वो हम अंदर तक देखना चाहते हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है। तो ये इसका होता है अंदर तक देखना। तो इसमें आमने सामने बैठकर लोग है वो सवाल जवाब है वो करते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, संरचित, संरचित रचना, जिसकी रचना पहले से ही कर ली जाती है, जिसकी रचना पहले से ही कर ली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, संरचित। यानी जो इंटरव्यू के अंदर प्रश्न पूछने अगर वो पहले से ही नोट है तो उसे संरचित कहते हैं, अगर पहले से नोट नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, असंरचित कहते हैं। आगे है, इससे लाभ क्या होता है कि इससे क्वेश्चन प्रति क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अनुसूची या प्रश्नावली में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होते हैं। जो जैसा लिख देते हैं, कोई समझ में नहीं आता है तो दोबारा क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अगर कहीं झूठ बोल रहा है, वो एक बार कुछ कह रहा है एक बार कुछ कह रहा है, तो उत्तर जो रिसर्च करता है वो कह सकता है आपने इतनी देर तो ये बोला था, अब ये कह रहे हो, बताइए आप किसे सही मानते हैं। और इसमें तोड़ा मरोड़ा यानी संशोधित रूप से उत्तरदाता से सूचनाएं हैं वो प्राप्त की जाती है। और ये अधिक गंभीर विषय, गहनता के साथ इसमें अध्ययन है वो किया जाता है। और इसमें कुछ इसकी दिक्कत भी है कि इंटरव्यू लेते हैं तो समय भी अधिक लगता है, धन भी अधिक लगता है, और जो व्यक्ति उत्तरदाता अनुसंधान करता जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कहीं ना कहीं भ्रमित भी हो सकता है, या अपनी बात को अगर वो उससे सहमत नहीं है उत्तरदाता तो उस पर प्रेशर भी डाल सकता है। अब सही आ रही है क्या, प्लीज बताना कमेंट बॉक्स में कि वीडियो रुक रहा है या सही आवाज आ रही है, या गे सारे सही है क्या। अब है ये हमने रिसर्च पद्धतियां पढ़ी। अब क्या होता है कि एक से अधिक रिसर्च पद्धतियों का मिश्रण भी किया जा सकता है सही उत्तर प्राप्त करने के लिए। तो इसको कहते हैं बहुविध प्रणाली। क्या कहते हैं, बहु पद्धतियों का एक साथ अध्ययन करना। तो इसमें हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं कि जो निष्कर्ष आए हैं वो सही है। तो हमने सैंपलिंग
कुछ लोगों का इंटरव्यू ले लिए, कुछ लोगों से हमने प्रश्नावली से प्रश्न पूछे, किसी से अनुसूची से पूछे, कुछ अवलोकन किया, तो सभी विधियों का एक साथ प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल जो सही डेटा है वो हमारे सामने आ जाते हैं। तो और जो अलग अलग लोग करेंगे तो जो व्यक्तिनिष्ठता आती है, सब्जेक्टिविटी आती है, उससे भी बचा जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण है। और जैसे कि सर्वेक्षण पद्धति का भी प्रयोग किया जा सकता है और ऐतिहासिक पद्धति का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है, तो इससे क्रॉस वेरीफाई हो जाता है चीजें। अब सैंपलिंग या निदर्शन, सैंपलिंग, सैंपल लेना, तो ये जरूर किया जाता है जब इकाइयां बहुत ज्यादा होती है, यानी समग्र बहुत बड़ा होता है, सबसे सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकते, तब हम सैंपल, जैसे मैंने अभी चावल का बताया, अब एक व्यापारी 1000 क्विंटल गेहूं खरीदता है तो वो सबको चेक थोड़ी करेगा, वो कुछ सैंपल लेगा और कहेगा ठीक है ओके इसको खरीद लो। तो बहुत ज्यादा बड़ी इकाइयां होती है तब हमें सैंपलिंग की आवश्यकता पड़ती है, सब में से कुछ इकाइयों का चयन हम करते हैं, इसे कहते हैं सैंपलिंग। और सैंपलिंग रिसर्च करना, आप चाहते हो कि रिसर्च करना किसी क्षेत्र के अंदर, और आपने क्या किया कि आपने एक गांव का अध्ययन किया, आप एक गांव का अध्ययन करना चाहते हो कि वहां पर कितने लोग मांसाहारी हैं और कितने लोग शाकाहारी हैं, कितने लोग मांसाहारी हैं और कितने लोग शाकाहारी हैं, ये आप जानना चाहते हो। आप क्या करोगे कि आपने 50 लोगों का सैंपल लिया और सब आपके जानकार ले लिए। अगर आप शाकाहारी हो तो आपके दोस्त क्या होंगे, शाकाहारी होंगे। अगर आप मांसाहारी हो तो आपके दोस्त क्या होंगे, मांसाहारी होगी। मान ले कि 50 में से 45 लोगों ने कह दिया कि हम शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, आप क्या निष्कर्ष निकालोगे कि 90% लोग शाकाहारी हैं, 90% लोग मांसाहारी हैं। तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो सैंपल है, जो सैंपल की जो इकाइयां हैं, जिन लोगों का चयन किया है वो हमने निष्पक्ष रूप से नहीं किया। निष्पक्ष रूप से किया जाता है तो उसको बोलते हैं देव निर्दर्शन। क्या बोलते हैं? देव निर्दर्शन। रैंडमली लेना, रैंडम सैंपलिंग उसको बोलते हैं। इसको यादृच्छिकरण भी इसको कहा जाता है। और जब हम वो लेते हैं ना, जब अपने हिसाब से, उसको बोलते हैं सुविधाजनक निदर्शन। क्या बोलते हैं? सुविधाजनक निदर्शन बोलते हैं। एक है प्रतिबिंबितता। प्रतिबिंबितता का अर्थ होता है कि अनुसंधान करता है कि वह क्षमता जिसके जरिए वो खुद का अवलोकन कर सके और खुद का विश्लेषण कर सके कि कहीं मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित तो नहीं हूं। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। एक एक करके ऊपर चलना थोड़ा। गुड इवनिंग। ज़्यादातर रुक रुक के आ रही है तो नेटवर्क इशू था, वो नहीं है, दूर कर दिया गया। आगे चलना। लास्ट में सर थोड़ा क्वेश्चन भी करवाया दीजिए। कोशिश करूंगा मैं आगे जो भी क्लासें हों उनमें लास्ट में क्वेश्चन करवाने की। +2 के जो आएंगे, +2 के जो वीडियोज आएंगे उनमें मैं क्वेश्चन है वो जरूर कराऊंगा। लगभग ज़्यादा नहीं तो 20-25 क्वेश्चन जरूर कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट होते हैं। गुड इवनिंग सर, आपकी स्टूडेंट हूँ, तैयारी कर रही हूँ, क्या आपका नोट्स पढ़ें या कोई बुक्स भी पढ़ें? देखो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास टाइम कितना है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही है और आपके पास टाइम है तो आप क्यों नहीं पढ़ें? पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास तैयारी नहीं, टाइम बहुत कम है और टाइम नहीं है, तब आप जितना मैंने करवाया है उतना पढ़ लेंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। देखो ज्ञान एक समुंदर है, जितना पी सके उतना पी लो और नहीं पी सके तो छोड़ दो। इसकी कोई लिमिट नहीं है। हम ये नहीं है कि सारा का सारा समुंदर पी सकें, तो इम्पॉसिबल है ये। हम सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, जितना हो सके उतना अर्जित कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन निचली रैंक पे होगा और आपने अगर एक्स्ट्रा पढ़ा है तो आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए अपने समय का सदुपयोग करते हुए
ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करें। अगर टाइम नहीं है, अब मैं कहता हूं कि सिलेक्शन तो मैं जो करवा रहा हूं उससे हो जाएगा, लेकिन आपकी अच्छी पोस्टिंग इससे नहीं बनेगी, आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं आएगी। आप रैंकिंग लाने के लिए पढ़े, और मैं जो करवा रहा हूं अगर वो आप 100% पढ़ें, 100% या 80% प्लस पढ़ें, तब होता है मैंने करवा दिया। आपने 50% सुना, पढ़ा और 50% नहीं पढ़ा, तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये, और कोई क्वेश्चन है तो देखना, नीचे चलना। चलो ज्यादा नहीं है, लास्ट में टॉपिक के क्वेश्चन करवाएंगे। अभी हम मंडे से 5:15 बजे जो मेरा मूल चैनल है उस पे लाइव क्लास होगी, प्लस या जो अपनी सेकंड पार्ट है, आज क्लास कक्षा 11 का फर्स्ट पार्ट है वो पूरा हो गया। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।